नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मुद्दे की। लगातार हुई बारिश ने पहाड़ी राज्यों के साथ साथ लगते राज्यों में भारी तबाही मचाई है और हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में से एक है। भारी बारिश के कारण यमुना के पानी ने हरियाणा के करीब 10 जिलों में अपना कहर बरपाया है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक राज्य के ऊपरी जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं न कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और फरीदाबाद के मोहाना से बागपुर को जोड़ने वाली सड़क पानी के तेज बहाव के साथ भी बह गई और साथ ही पास में बने एक मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि रोड के टूटने से फरीदाबाद और यूपी का संपर्क भी टूट गया है। वहीं कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में मारकंडा नदी में भी तेज बहाव के चलते दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर हादसे में तेज बहाव में 3 लोग बह गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि बच्चों को बचाने के लिए मारकंडा नदी में छलांग लगाई, जिसमें से 6 लोगों में से बच्चों को बचाने के लिए उतरे थे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद से मोनू पांचवाला हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर पटला विधायक नैनपाल रावत जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप हालातों का जिक्र बताइए कि किस तरह है और विधायक से बातचीत कराइए। मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। दीपिका, मैं आपको बता दूं, हम इस समय मोटूका गांव में खड़े हुए हैं। मोटूका गांव में आप देख सकते हैं जिनको जो रेस्क्यू जो करके जो है लोगों की जान बचानी है, क्योंकि जो खेतों पर जो फंसे हुए थे या खेतों पर मकान जो बनाए हुए थे वो लोग फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करके जो है गाँव में जो स्कूल है ऊपर रोका हुआ है। वो आप देख सकते हैं जो विधायक है नैनपाल, वो भी यहाँ पर उनका हालचाल पूछने के लिए पहुंचे कि तरीके के तो खाने का जो कच्चा सामान है, यानी कि बात की जाए चावल, गेहूं या आटा या इस तरीके के जो तमाम सामान है उनको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई भी कमी नहीं रहेगी इस क्षेत्र के अंदर में। तो लगातार जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए विधायक नैनपाल रावत पहुंच रहे हैं। कच्चे राशन जो है बाकायदा है वो दिया जा रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मोनू जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। आपको बता दूं, हमारे जो है विधायक पिछला के विधायक नैनपाल रावत जुड़े हुए हैं। जी, जिस तरीके से बाढ़ आई है लगातार लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है लोगों को पहुंचा है। क्या कहना चाहिए लोगों को, आप पहुंचे यहाँ पर? बारिश प्रकोप इस बार ज्यादा बारिश होने के कारण पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हुई है। जमुना ने रूप ले लिया है और त्रिपुरा विधानसभा के लगभग 6 गांव यहाँ पर रहते हैं जमुना के साथ साथ। बहुत सारे लोग जो खेतों पर रहते थे, जो जमुना में बाढ़ में जीवन कर रहे हैं, उनको प्रशासन का धन्यवाद भी करता हूँ कि नाव के माध्यम से या अन्य माध्यम से उन सभी लोगों को निकाल लिया गया है। जनमानव की कोई हानि नहीं हुई है और इसके साथ साथ किसी को खाने की परेशानी है, किसी को और चीज की परेशानी है। तो जहाँ जहाँ शिविर हमारे लगे हैं उन सभी शिविरों में मैं जाकर के स्वयं राशन भी अपने लोगों को पहुंचा रहा हूँ और उनकी जो भी मदद हो सकती है, बिजली की समस्या है, पानी की पीने की समस्या है, उसका निरीक्षण करके उनको ये मुहैया कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखा जाए कि कई जगह रास्ते टूट गए, प्रभावित हो गए हैं लोग, एक दूसरे से कनेक्टिविटी टूट चुकी है। रोड पानी का बहाव इतना है कि कई जगह रोड टूट चुके हैं, कई जगह मकान भी गिर चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दिया कि पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के और संपल क्षेत्र में, क्योंकि जमुना के साथ जितने गांव लगते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे करनाल हो या अन्य कोई जगह हो, बहुत सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं।
तो इस सारी सुविधा के लिए, क्योंकि इतनी आपातकाल की स्थिति है जिसमें एक बहुत भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इसका निरीक्षण कर रहे हैं। चिकित्सा गिरदावरी करने के माध्यम से सभी लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है और इसके साथ साथ उनको जो राशन की बात है, चिकित्सा गिरदावरी की बात है, उनको जो मुआवजा बनेगा वो भी सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा। अब विधायक तमाम जो मसले बोल दिए वो भी पूरी तरीके से देखिए, मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वैसे तो सारी बात संज्ञान में पल पल की रिपोर्ट वो ले रहे हैं। इसके बावजूद मैंने अपनी तरफ से अपने क्षेत्र के लिए कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिख दिया कि जितना नुकसान हुआ है, चाहे वो खेतों की फसल का है, चाहे पशुओं का है, चाहे मकान का है, चाहे अन्य किसी चीज की संपत्ति का नुकसान है, तो उसकी भरपाई करने का प्रयास करें और इसके साथ साथ चिकित्सा गिरदावरी करा करके इनको जो सुविधा है वो मुहैया करें। विधायक साहब, देखे जा रहा है कि और भी लोग जिस तरीके से फंसे हैं या जो अपील है तो किस तरीके से जिस तरीके स्थान जो आ रहा है किस तरीके से अपील करेंगे इस लोगों से? आप सामान लेके भी पहुंचे हैं लोगों के लिए? कल शाम को 2 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसके बावजूद भी 50 से 60 लोग जो हमारे दूल्हेपुर गांव में रहते हैं वो वहाँ रह गए थे। फिर शाम को मेरी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, इनके लिए जो वोट है वो मुहैया कराई। जैसे पंचायती चौकी की बात करूं, मैं दूल्हेपुर की बात करूं, 2 वोट इनके लिए मुहैया करा करके लगभग सभी लोगों को निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी 30-25 ऐसे लोग वहाँ पर रह गए जो अपने फसलों के कारण, अपने संपत्ति के कारण को नुकसान जाएगा तो उनको भी वहाँ से वापस बुला लिया जाएगा, जो जानबूझ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी साधन में कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो विधायक साहब है वो यहाँ पर लोगों के लिए राशन लेकर के पहुंचे, चाहे वो तेल की बात की जाए, चाहे वो आटे की बात की जाए, तो दाल चावल चीनी इस तरीके के सामान यहाँ पर लेकर पहुंचे, क्योंकि वो भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। नेता, राजनेता, अधिकारी, प्रशासन अधिकारी सभी जो है मौके पर पहुंच करके मुआयना जायजा कर रहे हैं। जी मोनू, ठीक है। ओपी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं, समीक्षा भी की जा रही है। जिस तरह से अभी मोनू भी हमें विधायक ने पूरी बातचीत की और उन्होंने बताया कि मौके का मुआयना किया जा रहा है और जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो उसका भी हल निकाला जा रहा है। चंडीगढ़ में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो कल शाम तक के जो बाढ़ को लेकर आंकड़े जारी किए गए थे उसमें सरकार ने खुद माना है कि हरियाणा के जो 13 जिले हैं वो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है और 5 जिलों में हालात कुछ ज्यादा ही खराब है, जिनमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला और कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत और पलवल, ये 5 ऐसे हालात कुछ ज्यादा खराब है। और कल जो है हरियाणा में बाढ़ से 4 लोगों की मौत भी हुई है और मरने वालों का कुल आंकड़ा जो है बढ़कर 20 के आसपास हो गया है और अब तक हरियाणा में करीबन 990 के आसपास गांव जो है पूरी तरीके से प्रभावित हैं और राहत कार्य शुरू करने के लिए केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ, हरियाणा की जो एनडीआरएफ है और इसके अलावा पुलिस और जो इंडियन रिजर्व बटालियन की रिजर्व बटालियन है उसको भी जो तैनात करके लोगों को जल्द से जल्द जो है वो एक राहत पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसको लेकर जो है वो वक्त समय समय पर जो है बाढ़ राहत कार्यों की जो है वो समीक्षा करते रहते हैं। कल भी एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से मना कर दिया है। साथ ही प्रदेश में दवाइयां या जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनके इंतजाम करने को लेकर भी बोल दिया गया ताकि बाढ़ के खुलने के बाद महामारियां ना फैलें। जो मरे हुए पशु हैं उनको एकत्रित करके दफन करने के सरकार की तरफ से जो है वो निर्देश जो है दे दिए गए। तो कहा जा सकता है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अचानक बाढ़ आई है उससे लगता है कि सरकार के जितने भी अब तक के अरेंजमेंट है वो शायद धरातल पूरी तरीके से सरकार नहीं हो रही, क्योंकि दूर दराज के जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, जो गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, चारों तरफ से जो है वो पानी से घिर गए, वहां पर अभी भी राहत सामग्री पहुंचने में काफी नुकसान हुआ है। अगर कल की सरकारी रिपोर्ट की बात करें, करीबन 240 के आसपास जो है मकान क्षतिग्रस्त होने की सरकार ने बात मानी है। सरकार ने जो मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। तो सरकार अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जो है इस नुकसान से जो एक एंटी इनकम्बेंसी उपजने की एक डर है उससे निपटने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है और
और अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। प्रशासन के राहत कार्य जो है वो तेजी से जारी है और जितना जल्दी उसमें तेजी लाने की जो भी संभावनाएं हैं उन पर विचार करके उन्हें भी लागू किया जा रहा है। हरियाणा के कुछ इलाकों में जो है फौज को भी राहत कार्यों में लगाया गया है, हेलीकॉप्टर के जरिए फूड पैकेट्स भी डाले जा रहे हैं। जी दीपिका। ठीक है, मोनू आपका रुख करना चाहूंगी। मोनू, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, अब हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से अब फरीदाबाद में असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्योंकि कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर आज भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो अब अगर बारिश होती है तो आगे क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है? क्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? मोनू, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, मुझे लगता है मोनू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओपी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि 15 यानी कि आज से कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर एक तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और दोबारा अगर बारिश होती है तो अब प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्या हम तैयार हैं इस स्थिति को झेल पाने के लिए? देखिए दीपिका, प्रशासन अपनी तरीके से पूरी जो है प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और अपनी गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन जब प्रकृति की मार पड़ती है तो उसके आगे किसी का बस नहीं होता। हरियाणा के 5 जिलों में, खासकर यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, पानीपत और कुरुक्षेत्र, इन 5 जिलों में जो है छुट्टियां जो है रविवार तक स्कूलों की कर दी गई और आगे जो भी होगा उसके आधार पर जो है कहीं ना कहीं सरकार फैसला लेगी। जहां तक बारिश की बात जो कहीं ना कहीं उफान पे आ जाएंगे, इसकी वजह से पानी आएगा और जो बाद में अगले 24 से 48 घंटे में बाकी हरियाणा के जो प्लेन इलाके हैं वहां पहुंचे तो वहां पर भी तबाही मचाएगा। लेकिन ऐसे में जो हरियाणा के अंदर 2 दिन का अलर्ट जारी किया, इसके दौरान हरियाणा बारिश होती है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि नीम के ऊपर करेला चढ़ाना। मतलब एक तो पहाड़ों में बारिश होगी, उसका पानी आएगा, और एक लोकल जो बारिश होगी उससे जो दूर दराज के इलाके जिनमें पानी पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, सरकार राहत कार्य कर सकती है, बचाव के कार्य तेज में ला सकती है, लोगों को निकाल सकती है, तो शायद सरकार को वो मौका नहीं मिलेगा। वाकई में ये एक चिंता की बात है कि इस वक्त 2 दिन का बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों में बारिश होती है तो लोगों को परेशानियां बढ़ेंगी और अगर प्लेन इलाके जो हरियाणा के बाकी इलाके, बाढ़ प्रभावित इलाके, उनमें बारिश होती है तो एक ज्यादा जो है लोगों को नुकसान होगा। तो उसको लेकर वाकई में मौसम विभाग की आकलन है। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो परसों जो है रात को बारिश हुई थी, लेकिन कल सारा दिन जो है बिना बारिश के निकल गया था। और आज की अगर चंडीगढ़ उसके आसपास के इलाके की बात करें तो आसमान में बादल जरूर है, लेकिन धूप और बादलों का जो है वो एक छुपन छुपाई का गेम चल रहा है। कभी धूप निकल जाती है तो कभी बादल सूरज को जो है वो ढक लेते हैं। तो इस तरह का जो एक वातावरण बना हुआ है, हवा में नमी की मात्रा बहुत तेज है, लोगों को जो हुम्मस भरी गर्मी से जो सामना करना पड़ा। हालांकि हवा जो है वो ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं पसीना रुकने का नाम जो नहीं ले रहा है, तो लोगों के लिए गर्मी की भी एक जो है वो बड़ी समस्या है। जी ठीक है, मोनू आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मोनू, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, मुझे लग रहा है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओपी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन आपने ये भी जिक्र किया क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में कुछ अव्यवस्थाएं जो हमें देखने को मिली है, क्या लगता है आपको कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है इससे? देखिए दीपिका, अगर मैं कहूं तो हमारे लोकतंत्र का तकाजा है कि आप जनता के वोट लोगे तो ही आप सत्ता में आओगे। और जाहिर सी बात है विपक्ष जो कर रहा है वो अपने आप को अगली बार सरकार में लाने के लिए कर रहा है, लेकिन विपक्ष की हर बात को हम एक सियासी मुद्दा भी नहीं मान सकते। वाकई में ही बरसात के चलते कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए और ऐसे में अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है कि विपक्ष जनता की ही आवाज होता है, वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होती है। सरकार को जहां लोगों के जनहित की सरकार को जनता जो जनहित की जिम्मेवारी देती है, वही विपक्ष को सरकार के ऊपर नजर रखने की जिम्मेवारी भी वो कहीं ना कहीं देती है। तो ऐसे में विपक्ष अगर कुछ भी कर रहा है तो वो उसकी जिम्मेवारी है। दूसरी, सियासत तो हर चीज में जो है कहीं ना कहीं राजनीति में अगर आप आए हो तो सियासत तो होगी। और कल खुद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि समय रहते अगर हरियाणा के अंदर जो ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम या फिर यमुना नदी के किनारों को पक्का कर दिया जाए तो
जो है वो खराब नहीं होते, लेकिन अब सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया। वाकई में ये एक सच्चाई भी है कि कहीं ना कहीं सीवरेज पे और ड्रेनेज वगैरह की सफाई जो वो नहीं पूरी तरीके से हो पाई थी। कागजों में भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई दावा करे, लेकिन ग्राउंड पे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। शायद बाढ़ के ये हालात नहीं होते और लोगों को इतनी परेशानियां नहीं होती। लेकिन अब दिक्कत ये है कि दूसरा कहीं ना कहीं इस बाढ़ के लिए हमारा जो एक अंधाधुंध विकास है वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि एक वक्त यमुना नदी काफी विस्तार से बहती थी और धीरे धीरे अब उसके अंदर जो खनन तेजी से होता है, जिससे भारी गड्ढे बन गए हैं। अगर हम यूपी और हरियाणा की बॉर्डर की बात करें, कई जगह पे जो खनन निकालने वाले अवैध माफिया होते हैं वो इस तरीके से नदी के बहाव तक को मोड़ के जो है वो जो रेत है वो निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन या सरकार भले ही जो मर्जी दावा करे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर साल जो यमुना या घग्गर नदी एक तूफान एक बाढ़ का रूप लेती है और आसपास के इलाकों को डुबो देती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक अवैध खनन जो इन नदियों में होती है वो भी कहीं ना कहीं नियमों के आधार पर कोई खनन नहीं होती है। अब अगर किसी ने जून के अंदर प्राकृतिक आपदा के लिए कहीं ना कहीं हम भी यानी कि आम आदमी और ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मोनू, जिस तरह से अभी आपने विधायक से बातचीत की है और सरकार प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या अभी जहां जहां पानी पहुंचा है प्रशासन के लोग पहुंच चुके हैं, क्या सभी लोगों को संपूर्ण रूप से रेस्क्यू कर लिया है या अभी भी कोई फंसे होने की कोई खबर है? देखिए, जिस तरीके से बताई गई यमुना के किनारे जिस तरीके से 15 गांव लगते हैं, वो 15 गांव की बात की जाए, चाहे खेतों की बात की जाए, चाहे किसान जो खेतों पे रहते थे उनकी बात की जाए, तो सभी को शहर कुशल जो है करके रेस्क्यू करके जो है उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार पुलिस प्रशासन अधिकारी, महकमे अधिकारी, यहाँ तक कि नेतागण भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए, कहीं ना कहीं उनका हालचाल जानने के लिए। तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं जिस समय हमें जहां में खड़ा हुए मोटका गाँव की बात की जाए तो जिन लोगों को रेस्क्यू किया था मैं आपको वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि जिनको रेस्क्यू करके जो है उन लोगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे, इनकी सभी को सकून में जो है रोका गया है, सकून में रोका गया है। और यहाँ पर जो तमाम नेता है, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो डीसी की बात की जाए, चाहे वो तो जो है नेतागण की बात की जाए। जिस तरीके से अभी फिलहाल विधायक नयनपाल रावत यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों के लिए जो कच्चा सामान था, यानी कि तेल की बात की जाए, चाहे वो चीनी की बात की जाए, चाहे वो आटे की बात की जाए, तो तमाम सामग्री यहाँ पर देने का काम किया। क्योंकि जो लोग जिनके लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर किया है उन लोगों का सामान उनके मकान में ही रह चुका है। आखिरकार देखने वाली बात ये होगी दीपिका की जिस तरीके से उनका पानी का जो चढ़ाव था वहां पर रुक था, उस पानी के भाव से उनका सामान रुक पाता है या मकान सही सलामत मिलता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो दीपिका जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नेतागण पहुंच रहे हैं और लगातार प्रशासन भी इनकी एक देख के लिए मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। चाहे वो यहाँ के स्थानीय सेक्टर की बात की जाए, थाना के प्रबंधक होते, चाहे एसीपी, डीसीपी या फिर एसडीएम की बात की जाए, तहसीलदार की बात की जाए, तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रेख देख करने के लिए पहुंच रहे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी है, कुछ सरपंच जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से उनका जो माहौल है उनके लोगों को लेकर के उनके गांव के आपके गांव के समीप भी जो है कई गांव पड़ते हैं यमुना के खलते, तो किस तरीके के हालात है, क्या सभी को सही सलामत निकाल लिया गया है? बिल्कुल मेरे 2 गांव दूल्हे ठीक है, मुझे लग रहा है मोनू की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ओपी, आपका रुख करना चाहूंगी। और क्योंकि बाढ़ के बारे में जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारा प्रदेश हरियाणा की कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों से टूट चुकी है, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो चाहे हिमाचल की हो। ऐसे में अब लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग दूसरे राज्यों के फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए दीपिका, जाहिर सी बात है, जब तेज बारिश आई थी तो बहुत सारे जो पुल थे वो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। कुछ जो कनेक्टिविटी थी उनको एहतियात के तौर पर भी बंद किया हुआ है, लेकिन जहां पर हालात सामान्य हो गए हैं वहां पर कनेक्टिविटी भी सामान्य हो गई। अगर हम हरियाणा से हिमाचल वाया पंचकुला होते जोड़ने की बात करें तो जो 3 रास्ते थे वो कहीं ना कहीं टूट गए थे। तो उनमें से 2 रास्तों को जो है वो सरकार की तरफ से दिन रात प्रशासन ने मेहनत करके उनको जोड़ दिया, लेकिन एक रास्ता जो डैम
जो एक बड़ा पुराना पुल टूटा था, तो जाहिर सी बात है उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मानसून का वक्त है, उसका दोबारा से निर्माण भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जब मानसून रुकता है तो उसके बाद उसका टेंडर जो है वो कहीं ना कहीं प्लॉट किया जाएगा और उसके बाद उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। लेकिन तब तक ये पक्का है कि लोगों को समस्याओं से दो चार होना ही पड़ेगा। जहां तक यमुनानगर से यूपी की बात करें, करनाल से यूपी की बात करें, पानीपत से यूपी की बात करें, तो ये रास्ते जरूर कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए हैं। इन इलाकों में लोगों को आने जाने में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत की माने तो सनौली का जो यमुना के ऊपर पुल बना वो तो पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि यमुना जो है कल तक की बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर जो है बह रही थी। और दिल्ली में भी बात करें तो यमुना पार, दिल्ली में भी यमुना के आसपास जो भी मेट्रो थी वो भी बंद कर दी। तो कनेक्टिविटी वाकई में ही एक समस्या बन गई है बहाली के लिए। लेकिन जब तक यमुना का पानी अब जो नीचे नहीं जाता शायद तब तक जो वो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ से हिसार की भी बात करें तो वो रास्ता भी परसों शाम तक जो है करीबन 4 दिन के बाद बहाल जो किया गया था। हालांकि चंडीगढ़ दिल्ली रास्ते को तो जो प्रशासन ने जो 2 या 3 दिन में ही वो कहीं ना कहीं बहाल कर दिया था, लेकिन हिसार को बहाल करने में 4 दिन का वक्त जो है वो लग गया था। तो इस तरह की जो है वो दिक्कतें हैं। और अगर जिस तरीके से 2 दिन के बारिश का अलर्ट है, बारिश या प्लेन इलाकों में हो या फिर पहाड़ी इलाकों में हो, जाहिर सी बात है ये कनेक्टिविटी जो है वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बाधित भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय जी। ओपी, इसके अलावा क्योंकि बारिश का मौसम है, बाढ़ जैसे हालात हैं, ऐसे में बच्चों को भी आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी क्या कुछ स्थिति चल रही है? स्कूलों को अभी जो 16 तारीख तक छुट्टी की गई उसके आगे बढ़ाने की क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए दीपिका, अगर हम पिछले रविवार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने जो तेज बारिश लगातार करीबन एक ही दिन में 300 mm के आसपास चंडीगढ़ और इसके आसपास जो बारिश हुई थी अंबाला कुरुक्षेत्र तक, तो उसके चलते ही सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें जिला जो अधिकारी डेप्यूटी कमिश्नर डीसी होते हैं उनको एक पावर दे दी गई कि वो अपने अपने इलाकों में बारिश के हालात देखते हुए बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। इस वक्त की अगर हम अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र और एक जिले और की बात करें तो इन 5 जिलों में जो है वो आज कल रविवार तक की जो छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। और ऐसे में अगर आज या कल एक बार फिर बारिश होती है तो छुट्टियां बढ़नी तय हैं। जहां तक अगर हम बात करें तो सोमवार को अब जो है स्कूल एक तरह से खुलेंगे, क्योंकि आज शनिवार हो गया, कल रविवार की छुट्टी होगी, आज तक की छुट्टियां वैसे ही घोषित की हुई है। तो ऐसे में अगर कल का दिन बिना बारिश के गुजरता है और उसके बाद पानी जो है यमुना या फिर गग्गर के आसपास के इलाकों में बात करें, स्कूलों के अंदर पानी नहीं है, कनेक्टिविटी बहाल हो जाती है, तो जाहिर सी बात स्कूल खोल दिए जाएंगे। वरना सरकार किसी भी तरह का जो रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि पूरी तरीके से जिला शिक्षा अधिकारियों और डेप्यूटी कमिश्नर्स को स्कूलों की छुट्टी लेने के लिए स्वतंत्र सरकार ने कर दिया। अगर ऐसे में कहीं भी किसी तरह के हालात उभरते हैं तो कोई भी अधिकारी जो है अपने आप जिम्मेवारी नहीं लेता उसको। अगर यमुनानगर और जिन 5 जिलों की मैं बात कर रहा जहां शनिवार तक की छुट्टियां डिक्लेयर की गई थी के अंदर भी जो है वो शनिवार की छुट्टियां परसों रात को डिक्लेयर कर दी गई थी। हालांकि शुक्रवार और आज का शनिवार की बात करें तो हरियाणा के जो 5 जिले हैं उनमें कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने इन जिलों में जो है वो आज तक की छुट्टियां जो है कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दी जी। ओपी, कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर हमने देखा कि पूरा मकान इतना ज्यादा बहाव था कि ढह गया है। तो अब जिनका नुकसान हुआ है, ऐसे में समझने वाली बात यह होगी कि उनको प्रशासन की तरफ से, प्रशासन सरकार की तरफ से मुआवजे का कब तक ऐलान किया जाएगा? क्योंकि ऐसे में एक तरफ से अपना आशियाना अपने सामने गिरते हुए देखना बहुत बड़े दुख की बात होती है। बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर नुकसान भरपाई की बात करें तो लोगों का बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हुआ है। जो जिनकी धान की फसल खराब हुई है तो उनको फसल बीमा योजना के तहत सरकार के जो एक पैरामीटर है उसके तहत जो है उनका नुकसान मिलेगा। वहीं जिन लोगों के मकान ढह गए तो उनको हरियाणा सरकार की तरफ से एक भीमराव अंबेडकर क्षतिपूर्ति योजना चलाई गई है, उसके तहत ही उनके मकान का जो मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अभी सर्वे जो है वो सर्वे नहीं हो सकता है। जैसे ही मानसून खत्म होगा या अगले हालात सामान्य होंगे और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचेंगी और सर्वे होगा, उसके बाद रिपोर्ट
बनेगी, रिपोर्ट जो है चंडीगढ़ मंजूरी के लिए आएगी, उसके बाद वो मंजूरी मिलेगी, फिर वो ठीक है, सर्वे होगा, सर्वे के बाद ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा ओपी ये भी समझना चाहूंगी आपसे मैं संक्षेप में कि अभी क्योंकि जिस तरह से हमने जिक्र किया कि मकान भी गिरे हैं लोगों के ऊपर से छत का साया भी हटा है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि उनके रहने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है। 20 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए दीपिका, अगर हम जिन लोगों के मकान गिरे तो हरियाणा सरकार की कल तक की बात अगर मैं मानूं तो करीबन 240 मकान ही टूटने की बात सरकार ने अभी तक स्वीकार की है। जहां तक लोगों के बेघर होने की बात है तो उन लोगों को उनके नजदीक के सेफ इलाके जहां पर पानी नहीं चढ़ा हुआ है, वहां की धर्मशालाएं, वहां के स्कूल, वहां के सरकारी कार्यालय या जिस भी तरह का कोई भी सरकारी एक जगह है, कोई धर्मशाला है, कोई ऐसा पैलेस है जो उनके रहने के लायक हो, उन लोगों को वहां पर जो है प्रशासन शिफ्ट कर रहा है। उनके खाने पीने का जो है वो अरेंजमेंट भी जो है वो प्रशासन कर रहा है। ठीक है, ओपी और मोनू, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार हो रही बीते एक हफ्ते से बारिश ने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। हर जगह पानी पानी और जलमग्न पूरी सड़कें नजर आ रही हैं। ऐसे में सरकार प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Faster. Must be joking. Bus.